नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की। पिछले 3 साल से अगर बिहार की राजनीति में देखोगे तो सबसे ज़्यादा चर्चा जिस व्यक्ति की हुई या हम कहें कि जिस विषय में हुई वो थे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को लगा कि अब उनको राजनीति में आना चाहिए और कोई भी व्यक्ति राजनीति में आ सकता है, पार्टी बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि वो संविधान उसको उसकी अनुमति देता है, वो स्वतंत्र है। तो इसी को लेकर प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर को अगर आप देखोगे तो पहली बार जनता जानने लगी थी 2014 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन की वजह से, क्योंकि इससे पहले गुजरात से ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ चुके थे। अब जब गुजरात मॉडल को देश के सामने पेश किया गया 2014 में, भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई और आपको पता है बड़ी जीत हासिल हुई। तो बड़ी जीत हासिल हुई तो प्रशांत किशोर को लगा कि शायद उनकी वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाए, जबकि सबको पता है कि जब जनाधार की बात आती है तो जनाधार नेता का होता है, किसी एडवर्टाइजिंग अगर हम बात करें कंपनी का नहीं। तो फिर प्रशांत किशोर की भूमिका क्या थी? प्रशांत किशोर की भूमिका थी ग्राउंड लेवल पर सर्वे करके यह पता करना कि कौन सा मुद्दा जो है वो ग्राउंड पर चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। तो आपने देखा होगा मणिशंकर अय्यर के मुंह से निकले हुए कुछ शब्द, जिनको 2014 में एक तरीके से एक नारा बनाया गया और वो नारा जो था वो जनता के दिलों और दिमाग तक उतर गया, चाय वाला प्रधानमंत्री। तो आप सोचकर देखिए कि काबिलियत प्रशांत किशोर की थी या फिर नरेंद्र मोदी की थी। और फिर प्रशांत किशोर, अगर प्रशांत किशोर की इतनी बड़ी काबिलियत थी तो उसके बाद 2019 में उससे भी बड़ी जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी ने कैसे की? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ छोड़कर, या हम कहें कि प्रशांत किशोर तो दूसरी राजनीतिक पार्टियों के साथ जा चुके थे, जिनमें एक पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था, जिसमें प्रशांत किशोर को यह जिम्मेवारी दी गई थी और 2% वोट हासिल किए थे कांग्रेस पार्टी ने, और सीटें कितनी मिली थी वो भी आपको पता ही होगा। तो ना कांग्रेस पार्टी को वो जीत हासिल करा पाए, ना वो जो है वो दूसरी पार्टियों को जिनके साथ जुड़े उनके साथ जो है वो जीत हासिल करवा पाए। लेकिन चूंकि जिस दौर से ये देश गुजर रहा है, तो विपक्ष के विकल्प के तौर पर, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार समय के साथ कमजोर होता जा रहा है, देश की जनता जो है वो चाहती है कि इस देश को मजबूत विपक्ष मिले। और तभी तो देश की जनता ने 2024 में कांग्रेस पार्टी को 99 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया कि आप मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएं। लेकिन यही विपक्ष और यही पार्टी जो है वो लोकतंत्र के बहाने अपने परिवार को बचाती हुई नजर आती है। तो फिर जनता के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो इस वक्त जब हम बिहार के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो बिहार के चुनाव में विपक्ष कहां है यह हमें जो है वो समझना जरूरी है। तो विपक्ष में इस वक्त जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद परिवारवाद के खिलाफ एक तगड़ा जो प्रहार किया है, आपको पता ही होगा परिवारवाद से जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं उनका क्या हश्र होता हुआ दिखाई दे रहा। तो उसी कड़ी में प्रशांत किशोर को एक तरफ जहां आरजेडी का जंगल राज लालू प्रसाद यादव का, और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, दोनों ही परिवारवाद के जीते जागते सबूत। और फिर उसके बाद में आता है दोनों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप। एक नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर है, तो दूसरा लैंड फॉर जॉब्स में जो है वो चल ही रहा है। और इसके अलावा अभी जो है वो आप चार्जशीट फ्रेम हुई है, वो मुकदमा आप उसके ऊपर देख ही सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव के ऊपर चारा घोटाले का आरोप। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखोगे तो नीतीश कुमार के खिलाफ आप सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास क्या है ये पब्लिक डोमेन में है। तो प्रशांत किशोर को लगा
कि शायद विकल्प की जगह वो उस स्पेस को जो है वो जन स्वराज पार्टी से भर सकते हैं, इसलिए पिछले साल जन स्वराज पार्टी की स्थापना की। एक साल में जो है वो कैंपेनिंग चली, और एक साल की अगर आप कैंपेनिंग को देखोगे प्रशांत किशोर की, चुनावों की घोषणा नामांकन के बाद की बात नहीं कर रहा, उससे पहले की, उससे पहले तक प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से ज्यादा हमलावर थे तेजस्वी यादव के ऊपर। तेजस्वी यादव की शिक्षा और तेजस्वी यादव की संपत्ति को लेकर लगातार जो है वो निशाना साधते थे। आपको पता ही होगा, नौवीं फैल। क्योंकि प्रशांत किशोर को यह था कि अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बिहार में काम करेगा तो फिर शायद वो जो है वो आरजेडी से जो है आगे निकल सकते हैं, उसका एक विकल्प दे सकते हैं जनता को। और उसी के लिए उन्होंने जो है वो मेहनत की, हर जिले में वो गए, यात्राएं की, सब कुछ करके देखा। लेकिन जब चुनाव सामने आया तो चुनाव सामने आने के बाद में जो प्रशांत किशोर ये दावा करते थे कि बिहार को जातिगत आधारित जो राजनीति है उससे ऊपर उठना चाहिए, बिहार से जो है वो प्लान रुकना चाहिए, फैक्ट्रियां आनी चाहिए, तमाम तरीके की बातें की, वही प्रशांत किशोर को लग गया कि बिहार जैसे राज्य में जातिगत राजनीति से वो बच नहीं सकते। और यही एक वजह थी कि प्रशांत किशोर ने भी अपने जो टिकट वितरण किया उसमें जातिगत समीकरणों का आधार देखते हुए ही किया। तो फिर अरविंद केजरीवाल वाली जो है वो राजनीति पूरे देश के सामने आ जाती है। जिस तरीके से नैतिकता के नाते अरविंद केजरीवाल ने देश और दुनिया को, हम कहें कि दिल्ली की जनता को जो सपने दिखाए थे वो इसी आधार पर थे, लेकिन कैसे वो टूटते चले गए वो पूरे देश की जनता ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को एक मौका दिया, लेकिन वो उस मौके को भी नहीं बुना पाए, उनको दोबारा चुनकर लेकर आए। और फिर जो विश्वासघात हुआ उसके बाद में अरविंद केजरीवाल का क्या हाल हुआ, अरविंद केजरीवाल को अपनी सीट तक हारनी पड़ी। लेकिन अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर में अगर आप फर्क देखोगे तो वो आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी थी, इसलिए बहुत जल्दी वो उस ऊंचाई पर गई। लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित जी के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने तो गए, यहां पर प्रशांत किशोर ने जब नामांकन की बारी आई तो जो लगातार माहौल बनाते रहे कि वो राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, प्रशांत किशोर चुनावी मैदान छोड़कर भाग गए, क्योंकि अब उनको एहसास हो चुका था कि ये समीकरण जो है वो वहीं आ रहा है, एमवाई फैक्टर और गैर यादव जो वोटर है उसका फैक्टर, और उसमें प्रशांत किशोर के पास में कोई जगह नहीं है। तो जातिगत आधार पर जो है वो टिकट दिए गए, और जो व्यक्ति शिक्षा की या हम कहें कि योग्यता और संपत्ति की बात कर रहा था, तेजस्वी यादव या लालू यादव के परिवार पर हमला बोल रहा था, जब उससे पूछा गया कि आपकी योग्यता क्या है तो उनसे जवाब देते हुए ही नहीं बना। और उसके बाद तो चर्चाएं जो है वो इस बात की आम हो चुकी है। और जब पैसा कहां से आ रहा है तो उन्होंने बोला कि वो पार्टियों के लिए काम करते थे, वहां से पैसा कमाया। लेकिन जब टैक्स की बारी आई तो उन्होंने कहा कि हमने इतना टैक्स दिया, तो लोग ट्रोल करने लगे कि आपके ऊपर ये जो टैक्स है वो किस नियमों के आधार पर लगाया गया, किस नियम से आपने ये टैक्स जो है वो भरा। और उसके बाद से प्रशांत किशोर लगातार चुनाव से, तो चुनावों में जो व्यक्ति ये सोचता था कि बिहार की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में रहेगा, अब वो किंग मेकर तो बिल्कुल भी नहीं रहा। तो फिर हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि क्या बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की भूमिका वोट कटवा की है, क्योंकि यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने सर्वे देखे होंगे, जिन सर्वे में यह दावा किया जाता है कि 8 से 10% के आसपास वोट शेयर मिलेगा प्रशांत किशोर को। तो अगर आप सोचने वाली बात यह है कि इसका आधार क्या है, और एक सर्वे आपने देखा होगा, मैं यशवंत देशमुख की बात करता हूं, जब वो ये कहते हैं कि वो एनडीए को डेंट कर रहे हैं कि एनडीए के वो वोट काटेंगे, उसका फायदा महागठबंधन को होगा, और महागठबंधन और एनडीए के बीच में कड़ी टक्कर है। अब आप सोचकर देखिए, क्योंकि उसी मैनेजमेंट से प्रशांत किशोर निकल कर आया है। प्रशांत किशोर को भी अच्छे से पता है कि सर्वे एजेंसियां सर्वे कैसे करती है। तो आज भी देखिए कि सर्वे एजेंसियों के सर्वे में प्रशांत किशोर टॉप प्रायोरिटी में है, मुख्यमंत्री की रेस में बने हुए हैं लोकप्रिय नेताओं की तरह।
जबकि उस व्यक्ति ने पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा, उसका कोई वोट शेयर नहीं है, और दावे ये किए जाते हैं कि 18% युवा ये चाहता है कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बने, जिसमें से भी 18% में से भी 28% दलित लोग। अब जब बिहार की राजनीति को कोई करीब से जानता है तो क्या ये पॉसिबल है क्या? जब जातिगत आधार पर अगर इसकी बात की जाती है तो ये बिल्कुल भी जो है वो आसपास नजर नहीं आता। और जब लोग ये कहते हैं तो आप उनकी समझ को भी समझ सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जिस तरीके से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इन लोगों ने इन पार्टियों को चूर्ण बांटे, पैसे लेकर जो है एसी के कमरों में बैठकर एक माहौल बनाते रहे, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और क्यों नहीं है आप खुद समझ लीजिएगा। जब हम मुस्लिम बाहुल्य सीटों की बात करते हैं तो मुस्लिम बाहुल्य सीटें जहां पर आपको पता है कि मुस्लिम मतदाता कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है, और ये सार्वभौमिक सत्य है इस देश का। मुस्लिम मतदाता उसी पार्टी को वोट करता है जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का मादा रखती है। ये तो हमें जो है वो स्वीकार कर लेना चाहिए। और बिहार की राजनीति में दूसरा जो फैक्टर है वो है कट्टर यादव समर्थक, जो लालू यादव के परिवार से जुड़े हुए हैं। तो यादव एमवाई फैक्टर इसका जो है वो आप इसको भूल नहीं सकते। तो अब जिन सीटों के ऊपर 25 से 30% या 20% से ऊपर मुस्लिम आबादी है तो आप उसको मुस्लिम बाहुल्य सीट ही कहोगे। और जब हम इन सीटों की बात करते हैं तो इन सीटों पर महागठबंधन को जो है वो बढ़त मिलती है और हर चुनाव में मिलती है। ऐसी ही मैंने 11 सीट जो है वो निकालने का प्रयास किया है, और वो सीटें हैं बहादुरगंज, किशनगंज, ठाकुरगंज, इसके अलावा कोचाधामन जिसकी हमने पहले ही भी एक वीडियो में बात की थी, बायसी, कस्बा, कदवा, बलरामपुर, अररिया, जोगीहाट और अमोर। ये 11 सीटें जो है वो मैंने निकालने का प्रयास किया है, और ये वो सीटें हैं जो 2020 या उससे पहले के जो चुनाव थे उसमें सारी की सारी सीटें जो है वो महागठबंधन ने जीती थी। और ये आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कुछ लोग अभी भी जो है वो एनडीए को इसको हल्के में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं आप मानसिकता समझ सकते हैं, क्योंकि किस तरीके से पक्षपात, या हम कहें कि आजकल के जो जितने भी सर्वे एजेंसियां हो या मीडिया वर्ग हो, अगर वो प्रो बीजेपी है तो वो बीजेपी के गुणगान कर रहा है, और अगर वो कांग्रेसी है तो वो नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहा है। वो कांग्रेस पार्टी का गुणगान नहीं कर रहा, वो मोदी को गालियां दे रहा है। और जो प्रो बीजेपी है वो नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक इसके आसपास ही दोनों घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा मेहनत करे कौन? तो आप सोचकर देखिए, जिन 11 सीटों के ऊपर महागठबंधन का एक तरफा राज हो, उन 11 सीटों के ऊपर एएमआईएम और जनसुराज दोनों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो प्रशांत किशोर की हम बात कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर ने इन 11 सीटों पर जिनका मैंने नाम लिया है उसमें से 10 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं, और एएमआईएम जो महागठबंधन का हिस्सा भी नहीं है उसने 11 में से 11 जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं। तो प्रशांत किशोर का इससे पहले का कोई गुणाभाग हमारे पास नहीं है, लेकिन जो नॉमिनेशन जो फाइल हुए हैं, जिनको उम्मीदवार बनाया है, उनका कुछ तो आधार होगा। 1000 वोट, 2000 वोट, 3000 वोट, 10,000 वोट, किसी का ज्यादा होगा तो कुछ तो आधार होगा। तो दोनों पार्टियां अगर इस फैक्टर से मुस्लिम उम्मीदवार के होने के नाते अगर वो वोट काटती है तो वो किसका कटेगा? महागठबंधन का। और पहले से ये 11 सीटें हमने जो है वो हमारे आकलन में, हमारे सर्वे में कि एनडीए और महागठबंधन को कितनी सीटों पर जीत हासिल होगी, उसमें पहले ही हमने महागठबंधन को दे दी। तो महागठबंधन की सीटें जो है वो प्लस होगी या माइनस होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है वो 11 दे दी है। तो एएमआईएम को वोट जाएगा और जनसुराज को वोट जाएगा, तो यहां पर साफ तौर से दिखाई देता है कि यह महागठबंधन का वोट कटेगा। तो वोट कटवा की भूमिका में तो हम जो है वो प्रशांत किशोर को मान सकते हैं। अब देश का दुर्भाग्य है कि सही आकलन के लिए जो है वो मेहनत की जरूरत होती है, और इसके लिए जो है वो लोगों के पास इतना समय नहीं होता। बस सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने सब्सक्राइबर्स को खुश करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके सब्सक्राइबर जाना शुरू हो जाएंगे, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। तो ये जो है वो प्रशांत किशोर की अब तक की राजनीति है। और जब हम फाइनली आकलन पर बैठते तो कल भी आपने देखा मुंगेर का एक उम्मीदवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की बात कर रहा है।
इससे पहले प्रशांत किशोर अमित शाह के ऊपर जो है वो इसी तरीके की बात बोल चुके हैं कि वो उनके जो उम्मीदवार थे उनको अपने साथ बिठाकर रखे, उनको साथ लेकर घूम रहे हैं। तो ये आरोप पहले से ही लगा चुके हैं। और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को क्यों नहीं आना चाहिए बिहार में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं आना चाहिए उसके कारण दे रहे हैं। तो अब महागठबंधन के बजाय एनडीए के ऊपर जो है वो हमलावर है। तो इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि प्रशांत किशोर की हालत इस चुनाव में क्या है। तो इस चुनाव में ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो प्रशांत किशोर 3% के आसपास जो है वो वोट लेने या 4% के आसपास दिखाई देता है। हम कह सकते हैं बड़ा खींच के अगर हम ले तो 5% से भी कम। लेकिन जब सीटों की बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि जन सुराज पार्टी जो है वो एक भी सीट जीत पाएगी। अगर प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ते तो शायद जो है वो हम अलग तरीके से बात कर रहे होते। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।